Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English की प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्पॉटिंग एरर के लिए है। इस एक्सरसाइज का नंबर है रिवीजन एक्सरसाइज 1। आपका पहला सेंटेंस है द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट्स टू हियर हिम to sing as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today। The audience, इसमें देखिए मिस्टेक क्या है, the audience still flock to his concerts to hear him। यहाँ hear आया हुआ है और hear के बाद him आया है, ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद यहाँ फुल इन्फिनेटिव आया है। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हियर के बाद कभी भी फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है। हियर ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये हियर फुल इन्फिनेटिव में है, इसके बाद भी इसमें ये है तो आफ्टर ऑल वर्ब ही, इसलिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हियर के बाद में कभी भी फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा और इस जगह पर टू नहीं आएगा, यानी यह टू नहीं आएगा। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट्स टू हियर हिम सिंग एज दे परसीव। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट बी में सिंग से पहले टू नहीं आएगा, दिस इज द आंसर। Second sentence is if you apologize for having failed in keeping your promises, your friends will forgive you, be sure। यहाँ पर ये your friend की जगह you friend लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। your friends will forgive you, be sure हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए if you apologize for having, अब यहाँ जब हैविंग है तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। तो इसलिए पार्ट सेकंड सेंटेंस के पार्ट बी में फेल वर्ब को फेल न कह करके फेल्ड लिखा जाएगा, FAILED, हैविंग फेल्ड हो जाएगा यह। तो इसलिए यहाँ पर यही आंसर है, इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर प्रोमिसेस। तो इस तरह से हैविंग फेल्ड हो जाएगा, ना कि फेल रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी में फेल को फेल्ड कर दिया जाएगा, यही आंसर है। थर्ड सेंटेंस इज टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में वैसे तो मेरा सुझाव ये है कि एक बार इसको म्यूट करके, यानी कि साउंड को ऑफ करके पहले खुद इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जब आप कर चुके तब दोबारा से आप चला करके इसको मेरी आवाज सुन करके करिए और उसके बाद फिर म्यूट करके अपने आप करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए थर्ड सेंटेंस है टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस। तो यहाँ पर ये ही वेंट टू द ऑफिस और यहाँ पर है टेकिंग टी, यानी ये पार्टिसिपल हो गया और पार्टिसिपल से ये ज्वाइन हो रहा है। पार्टिसिपल को टू सेंटेंसेस कंबाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, ये ऐसा रूल हो गया यहाँ पर। जब इस तरह का रूल होता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि दोनों काम एक साथ ही हो रहे हों, तब ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, यानी तभी वह जा रहा है और तभी वह इस काम को कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ यह अर्थ है कि पहले उसने चाय पी खत्म की और उसके बाद वह गया, एक ही समय में, यानी जाने का काम और चाय पीने का काम एक साथ उसने नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ आफ्टर टेकिंग टी या तो कहना चाहिए, आफ्टर टेकिंग टी कहना चाहिए, या आफ्टर ही हैड टेकन टी भी हो जाएगा, या फिर हैविंग टेकन टी हो जाएगा, या मतलब परफेक्ट सेंस हो जाएगा तो परफेक्ट सेंस में हैविंग टेकन टी हो जाएगा और व्हेन ही हैड टेकन टी हो जाएगा। इतने सारे सेंटेंसेस, मतलब इतने सारे हो सकते हैं। व्हेन ही हैड टेकन टी हो सकता है, हैविंग टेकन टी हो सकता है, आफ्टर ही हैड टेकन टी हो सकता है, या फिर आफ्टर टेकिंग टी हो सकता है। इस तरह से ये नहीं होगा। तो यही थर्ड सेंटेंस के ए पार्ट में टेकिंग टी को आफ्टर
ही हैड टेकन टी या आफ्टर टेकिंग टी, यही ये जो अभी इससे पहले बताए हैं आंसर्स, यही सही है। फोर्थ सेंटेंस, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल join this company which may provide them with promising careers। तो यहाँ पर देखिए he will propose तो एक अनुमान हो जाता है फ्यूचर के लिए, जबकि उसको कहना ये है कि he will propose to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers। तो ये मतलब ही विल प्रपोज, तो ये वैसे तो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए हो जाता है कि वह फ्यूचर में ऐसा कहेगा, और कब कहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर विल प्रपोज की जगह अगर हम कहते हैं ही शुड प्रपोज, तो यह प्रेजेंट के लिए हो जाता है। He should propose to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers। तो ये प्रेजेंट के लिए हो जाता है। तो he will propose मतलब इसमें डेफिनेसी भी नहीं है कोई, यानी कोई निश्चितता भी नहीं है, तो इसलिए प्रेजेंट के लिए या शुड से कहना चाहिए, यही इसमें गलती है। तो पार्ट ए में, फोर्थ सेंटेंस के पार्ट ए में विल की जगह शुड कर देना चाहिए। नंबर 5 इज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज इन अ हरी। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ अ स्नेक बिट मी एक सेंटेंस है यहाँ, एंड वॉकिंग इन द फील्ड लेट नाइट ये दूसरा सेंटेंस है। और इससे जैसे यहाँ टेकिंग टी वाला सेंटेंस था, उसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है पार्टिसिपल से। दो सेंटेंसेस को कंबाइन या कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें यहाँ देखिए, इसमें ये इस तरह का तब होता है जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही हो। जैसे थर्ड सेंटेंस में हम दोबारा से जाएं, थर्ड सेंटेंस हमने पढ़ा था, तो ही वेंट, तो गया कौन, ही, और चाय किसने पी, ही ने। तो यानी कि यहाँ दोनों का सब्जेक्ट एक है, चाय पीने वाला भी ही है और जाने वाला भी ही है। इसी तरह से हम वापस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए वॉकिंग करने वाला कौन है, वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी, तो वॉकिंग करने वाला कौन है, मी मतलब यहाँ आई, और स्नेक और बिट करने वाला कौन है, स्नेक। तो सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हो गए। जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो इस तरह से पार्टिसिपल से इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तब दोनों के सब्जेक्ट्स को हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसलिए इसमें ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या हो गई, पार्ट ए में अब ये लिखा जाएगा व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, ये हो जाएगा। वॉकिंग की जगह पर व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, यह सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस इज मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इलाहाबाद हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इलाहाबाद हैव, यहाँ पहले तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन ये पुरानी एक्सरसाइज है तो वही लिखा हुआ है, चलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हैव यहाँ ओवरफ्लोन जो होता है, ये ओवरफ्लो की इंग्लिश जो थर्ड फॉर्म होती है वह यह नहीं होती है, बल्कि ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म होती है OVERFLOWED। तो चूंकि इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है OVERFLOWED होती है, तो यहाँ पर यही स्पेलिंग आएगी, और तो इसलिए सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट बी में यह मिस्टेक है, यानी ओवरफ्लोन की जगह पर ओवरफ्लोड OVERFLOWED हो जाएगी। तो यही मिस्टेक है और इस मिस्टेक को ही करेक्ट करने की आवश्यकता है। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस तो हो गया। सेवंथ सेंटेंस इज शी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड hid it in her recently buy sari, so I can't tell you anything about the stolen thing unless or until I check the room।
तो she stole something from my room and hid it in her recently। तो यहाँ बाई सारी है, बाई सारी तो हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि जिस तरह का यह सेंटेंस है इस सेंटेंस में ये पास्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम माई रूम एंड हिड इट इन हर रिसेंटली, यानी उसने छिपा दिया किसमें, इन हर रिसेंटली बाई सारी। तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी नाउन से पहले नहीं आता है। यदि वर्ब कोई किसी नाउन से पहले आता भी है तो वह एडजेक्टिव फॉर्म में आता है किसी उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और जब वह एडजेक्टिव फॉर्म में नाउन से पहले आता है तो वह या तो होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में, या फिर होना चाहिए थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब होना चाहिए जब एक्टिविटी को प्रोग्रेसिव स्थिति में दिखाया गया, और जब एक्टिविटी को खत्म स्थिति में यानी फिनिश्ड स्थिति में दिखाया गया हो, कंप्लीट स्टेज में या कंप्लीट में स्थिति में दिखाया गया हो, तब वह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा इन हर रिसेंटली बॉट सारी हो जाएगा, इन हर रिसेंटली bought sari, she stole something from my room and hid it in a recently bought sari, so I can't tell you anything। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट सी में बाई की जगह bought होगा। The eminent journalist expressed his helplessness in making the seminar to be held in the university premises। तो इन मेकिंग द सेमिनार यहाँ पर मतलब वो सेमिनार हेल्पनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि उसको सेमिनार को ज्वाइन करना था, तो ज्वाइन करने के लिए उसको यहाँ या फिर पार्टिसिपेट करना था, तो इसको यहाँ ये कह सकते हैं कि द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन ज्वाइनिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार। इन ज्वाइनिंग द सेमिनार ये ज्यादा सही है, इन ज्वाइनिंग द सेमिनार, या फिर इन पार्टिसिपेटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इन ज्वाइनिंग के बाद कोई प्रेपोजिशन आने की जरूरत नहीं, लेकिन इन पार्टिसिपेटिंग अगर कहेंगे तो इन द सेमिनार कहना पड़ेगा। तो या तो इन ज्वाइनिंग द सेमिनार या फिर इन पार्टिसिपेटिंग इन द सेमिनार, इस तरह से कहेंगे टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। तो इसलिए यहाँ पर एट्थ सेंटेंस के बी पार्ट में मेकिंग की जगह ज्वाइनिंग विल बी द राइट आंसर, और ज्वाइनिंग ही यहाँ पर होना चाहिए। ही डज नथिंग बट टू फाइंड, तो बट के बाद यहाँ टू फाइंड नहीं आता है, बट के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स, यहाँ पर यह हो जाएगा। तो ये यानी नाइन्थ सेंटेंस में फाइंड से पहले, नाइन्थ सेंटेंस में बी पार्ट में फाइंड से पहले टू नहीं आएगा, बल्कि ये सिर्फ बट फाइंड हो जाएगा। ही डज नथिंग बट फाइंड ये हो जाएगा। 10th sentence is when she entered the room she found the child sleeping peacefully and the fan। यहाँ पर देखिए when she entered the room she found, उसने पाया the child sleeping, बच्चे को सोता हुआ, and the fan, तो फैन को कैसा पाया, बच्चे को। तो चाइल्ड स्लीपिंग, चाइल्ड के बाद यहाँ पार्टिसिपल आ रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ही फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन, फैन कैसा था, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड के साथ स्लीपिंग आया है, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में, यानी आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल आया है या प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, तो इसके साथ ही एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ फैन के साथ भी कौन सा आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, हो जाएगा एंड मूविंग स्लो, एंड द फैन मूविंग स्लोली, यानी बच्चे को सोता हुआ पाया और फैन को धीमे धीमे चलता हुआ पाया। सो व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूविंग स्लोली, ये उसने पाया। 11th sentence, he works hard that he should please his manager to promote him to the post of sales executive। तो यहाँ पर देखिए ही वर्क्स हार्ड, जब इस तरह से वर्क्स हार्ड आता है उसके बाद फिर दैट आता है, दैट का मतलब सो दैट होता है, तो यहाँ तो दैट भी लिख सकते हैं और सो दैट भी लिख सकते हैं। सो दैट फिर है
फिर है ही शुड, तो इसके साथ कभी शुड नहीं आता। जब हम यह सो दैट लगा देंगे या केवल दैट भी लगाते हैं तो दैट के साथ हमेशा क्या आता है, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ ये पर्पस दिखाने के लिए कोई वर्ब चाहिए होते हैं। वर्ब ही वर्क्स हार्ड, व्हाई डज ही वर्क हार्ड, वह काम क्यों करता है, ताकि वह कोई काम पा सके, कोई इच्छा पूरी कर सके, ये इसका अर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ सो दैट ही, तो यहाँ उसके साथ जब दैट या सो दैट यहाँ आता है तो उसके साथ सीधा सीधा मे आता है, यहाँ शुड नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा दैट या सो दैट ही मे प्लीज his manager to promote him, so that he may please his manager to promote him, ये हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट बी में शुड की जगह पर मे आएगा, so that he may please। तो यही इसका करेक्शन हो जाएगा, पार्ट बी में शुड की जगह पर मे आएगा। एंड 12th सेंटेंस इज The woodcutters fell no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency। तो यहाँ देखिए showed past tense आया है and 200 trees within 6 hours, तो ये भी showed है। तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए, past tense चाहिए। The woodcutters, तो यहाँ ये जो fell है, एक तो fell का मतलब होता है, एक तो fell fall की सेकंड फॉर्म होती है और उसका मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ गिरना नहीं है बल्कि वुड कटर्स है। तो वुड कटर्स का अर्थ काट करके यहाँ पर गिराने के लिए है। वुड कटर्स तो क्या करते हैं, काट करके गिराते हैं, वुड कटर्स नहीं गिरे। अगर हम कहेंगे वुड कटर्स फेल तो इसका मतलब तो हो जाएगा फॉल का सेकंड फॉर्म अगर हम इसको मानेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वुड कटर्स अपने आप गिरे, स्वयं में गिरे। तो ऐसा नहीं है, वुड कटर्स नहीं गिरे बल्कि उन्होंने नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज, यानी कि उन्होंने 200 पेड़ गिराए। तो 200 पेड़ गिराने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है फेल, फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, मतलब कट डाउन एंड फॉल ट्रीज, कट डाउन ट्रीज एंड फॉल देम, तो मतलब पेड़ को काटना और काट करके गिराना, ये अर्थ होता है फेल का। तो फेल वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है। तो इसलिए यह द वुड कटर्स फेल्ड नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज, ये हो जाएगा द वुड कटर्स फेल्ड नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज, ये हो जाएगा, ना कि ये होगा द वुड कटर्स फेल। तो पार्ट 12th सेंटेंस के पार्ट ए में फेल को FELLED लिखा जाएगा, तब इसका मतलब हो जाएगा काट करके गिराए। अभी इसका मतलब है कि वुड कटर्स खुद गिर गए, तो वुड कटर्स खुद नहीं गिर गए, वुड कटर्स ने काट करके गिराया, यह अर्थ इसको यहां देना है। 13th sentence is work hard lest you should fail, said the father to his son who was taking his GATE examination that year। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ 14th सेंटेंस इज politicians should not let the criminal activities to grow। तो हमेशा ये ध्यान रखिए इन आवर कंट्री, तो इन आवर politicians should not let the criminal activities to grow। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि should not let के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, let the criminal activities ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। let के साथ कभी भी फुल इन्फिनिटिव नहीं आता है, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। अगर इन्फिनिटिव कहेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव आता है, अदरवाइज याद रखिए कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो पॉलिटिशियंस शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो हो जाएगा, ना कि टू ग्रो हो जाएगा। तो 14th सेंटेंस के सी पार्ट में टू ग्रो की जगह पर ग्रो हो जाएगा और टू को हटा दिया जाएगा। 15th sentence is when he came out of the cinema hall he noticed। नोटिस उस समय किया जाता है जब कोई चीज आपके सामने चल रही है और उसी समय आपको कुछ पता लगता है, डिफरेंस महसूस करते हैं, तब आप नोटिस करते हैं। और जब आप आ चुके हैं तो अब ये फाइनल हो गई, सिनेमा हॉल से कोई एक्शन सिनेमा हॉल में हुआ है ना। तो जैसे
नोटिस्ड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। तो ये जो स्टोलन हिज पर्स है ये तो सिनेमा हॉल के अंदर हुआ है, बाहर तो नोटिस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वैसे ठीक है ये ग्रामेटिकली, लेकिन नोटिस्ड की जगह हमको कहना चाहिए ही फाउंड। When he came out of the cinema hall, he found somebody had stolen his purse। तो इसको इस तरह से कहा जाएगा, उसे पता लगा, उसने पाया कि उसका पर्स चुराया जा चुका था। somebody had मतलब किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था, तो यहाँ पाया होगा ना कि नोटिस किया होगा। नोटिस करना नहीं होता, यहाँ पाना होता है, उसने पाया कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था, तो यहाँ नोटिस की बजाय ही फाउंड आएगा। यानी 15th सेंटेंस में पार्ट सी में नोटिस्ड की जगह पर फाउंड आएगा। 16th सेंटेंस, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर बेंगलोर। तो हैविंग हैड रीच्ड यहाँ कभी नहीं होता, जब ये हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हैविंग हैड कभी नहीं होता, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए यहाँ हैविंग हैड रीच्ड की जगह पर हैविंग रीच्ड हो जाएगा इस तरह से। तो हैविंग हैड कभी भी नहीं होता, हैविंग रीच्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैड नहीं आएगा। यानी 16th सेंटेंस के पार्ट ए में हैड नहीं आएगा, सिर्फ इसमें यही गलती है। 17th सेंटेंस, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। तो यहाँ देखिए मस्ट आया है, मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जबकि होल्ड जो है होल्ड की सेकंड फॉर्म में हेल्ड। तो यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि मस्ट नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता है। तो यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम दोज, यहाँ पर यह हो जाएगा, तो इसलिए होल्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या है कहाँ हैविंग हैड, यू मस्ट नॉट हेल्ड, तो हेल्ड की जगह पर होल्ड हो जाएगा, हेल्ड नहीं होगा यहाँ पर हेल्ड नहीं होगा, होल्ड होगा। यानी 17th सेंटेंस में पार्ट बी में हेल्ड की जगह पर होल्ड हो जाएगा, ये है। 18th सेंटेंस, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society। तो यहाँ पर इसमें देखिए कोई भी एरर नहीं है, we would also like to help you। courtesy में और politely जब कोई बात कही जाती है तो we would also like to help you ही कहा जाता है। if you intend to execute तो such lofty plans for the welfare, इस तरह से ये टोटल सेंटेंस सही है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। मीन्स 18th सेंटेंस का जो आंसर है वो ई है, मीन्स देयर इज नो एरर। नेवर बिफोर द MBA graduates of India have so much been frustrated as today during a recession when the problems of unemployment are dominant। तो यहाँ पर देखिए नेवर बिफोर, ग्रामर को हमको देखना है, तो नेवर बिफोर जब हम कहते हैं तो ये नेवर तो वास्तव में एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। यानी द MBA ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया हैव नेवर बिफोर कहना चाहिए हमको वास्तव में, तो ऐसा तो अब नहीं हो सकता। अब तो नेवर बिफोर यहाँ पार्ट ए में लिखा हुआ है, होना ये चाहिए द MBA ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया have never before so much been frustrated as today, इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ न लिख करके have never before, have के बाद न लिख करके ए पार्ट में लिखा है। तो जब कोई एडवर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए था और वो एडवर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले लिख दिया गया है तो फिर उसके साथ जो लगने वाली वर्ब है वो भी सब्जेक्ट से पहले ही लगाई जाएगी। ये रूल होता है इन्वर्जन का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेवर बिफोर। अब नेवर बिफोर यानी पार्ट ए में तो ये वर्ब जाएगी नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट में सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर, जिससे कि नेवर बिफोर के बाद ही ये मानी जाएगी। तो नेवर बिफोर हैव द MBA ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया so much been frustrated, यह हो जाएगा। तो ये जो हैव है पार्ट बी में जो हैव है इंडिया और सो के बीच में जो हैव है, यह हैव
दी से पहले लिखा जाएगा और हो जाएगा हैव द एमबीए ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा। एंड देन इज 19 हो गया, 19 के बाद है 20। तो डू यू डाउट इट, तो यहीं पर देख लीजिए जब डू यू आ जाता है तो फिर सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो डू यू डाउट हो जाएगा। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ द बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है। डू यू डाउटेड की जगह क्या हो जाएगा, डू यू डाउट हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। 21 is the problems that our country has and is bound। तो यहाँ पर देखिए यहाँ is bound आया है, यानी is के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। तो यहाँ भी हमको has के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, the problems that our country has faced। the problems that our country has faced, यह यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड इज बाउंड टू फेस। चूंकि यहाँ पर फेस आया है तो इसलिए वही फेस हम यहाँ पे लिख दे, कंट्री हैज फेस्ड एंड इज बाउंड टू फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस। ये जो है सेल्फिशनेस के आउटकम या परिणाम है। बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे का मतलब हो जाएगा रेनी डे होने के बावजूद भी, लेकिन ऐसे ये हो जाएगा जैसे मैं किसी बच्चे से कहता हूं कि बीइंग अ मैन यू आर लुकिंग लाइक अ चाइल्ड, तो मैं कहता हूं कि आदमी होकर भी तुम बच्चे जैसे लग रहे हो, तो वो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो वो अर्थ यहाँ पर नहीं कहना, कहना ये है कि ये उस दिन जो है रेनी डे था, पंकज डिसाइडेड टू स्टे एट होम, तो और पंकज ने उस दिन घर पर रहने की सोची। तो जब हम यह कहते हैं तब बीइंग के साथ हमेशा एक डमी सब्जेक्ट इट आता है, तो इसलिए बीइंग अ रेनी डे के बजाय क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। इस तब जब इट कहते तब बीइंग का मतलब वहां वॉज हो जाता है, इट वॉज अ रेनी डे। उस वॉज को ही हम बीइंग करके लिखते हैं, इट बीइंग अ रेनी डे पंकज डिसाइडेड टू स्टे। तो यहाँ पर बीइंग अ रेनी डे नहीं होगा बल्कि इट बीइंग अ रेनी डे। ऐसी कभी भी किसी कोई स्थिति आती है सेंटेंस में तो उसके साथ डमी सेंटेंस डमी सब्जेक्ट इट लगता ही लगता है, तो इसलिए इट बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा, ना कि बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा। इसी तरह से जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड, द जज केम टू द कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखिए दैट द केस वाज फॉल्स, तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन पर आने का टाइम और मतलब इसको जज करने का टाइम दोनों एक ही है, तो इसलिए जज एवरीथिंग इन द लाइट की बजाय क्या हो जाएगा, ये कम मतलब कंक्लूजन पर भी आ रहे थे और उसको जज भी कर रहे थे। प्लीडर्स के द्वारा जो भी कुछ कहा गया उसको वो जज भी कर रहे थे, तो ये दोनों एक साथ है। एक साथ होने के लिए यहाँ जज एवरीथिंग के बजाय ये जज एवरीथिंग तो गलत हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा जजिंग एवरीथिंग, यानी हर चीज को जज करते हुए। कैसे जज करते हुए, इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड, दोनों तरफ की पार्टीज के प्लीडर्स ने क्या कहा था उस चीज को जज करते हुए जज केम टू द कंक्लूजन, तो जज इस कंक्लूजन पर या परिणाम पर पहुंचा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा जजिंग एवरीथिंग इन द लाइट हो जाएगा, ना कि जज एवरीथिंग हो जाएगा। 24th is it is better to stay home than to walk in the street। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये देन कभी भी देन के बाद कभी भी टू नहीं आता है, यानी देन के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आता है, देन के बाद कभी भी फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा इट इज बेटर टू स्टे होम देन वॉक इन द स्ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से 24 सेंटेंस के बी पार्ट में देन के बाद आए हुए टू को हटा दिया जाएगा और देन वॉक इन द स्ट्रीट माना जाएगा। So when there erupts street, when there erupts a communal riot in the town, ये आगे का सेंटेंस हो जाएगा, तो then walk होगा, ना कि then to walk होगा, ठीक है।
since they were not aware of the consequences, they might has asked you to transgress दिस सोशल डेकोरम। तो यहाँ देखिए माइट हैज आया है, माइट हैज कभी भी नहीं आता है, माइट के बाद हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे माइट हैव आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम। यह हो जाएगा यह वर्ब की स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है रिवीजन की। आज के लिए यही, इस वीडियो में यही एक्सरसाइज की जाएगी एंड दूसरे वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज आपको बहुत जल्द देंगे या इसके बाद ही देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।